नक्सलवाद। ये नाम भारत के सबसे लंबे और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले अंदरूनी संघर्षों में से एक है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक छोटे से गांव में एक चिंगारी से शुरू हुई और फिर पूरे देश में एक भयानक आग की तरह फैल गई। तो आइए आज इस आग और इसकी राह की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक अकेले किसान का अपनी ही जमीन के लिए किया गया संघर्ष 50 साल तक चलने वाले एक खूनी गृहयुद्ध में बदल गया? और कैसे ये भारत के लिए सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा बन गया? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों तक। और मजे की बात यह है कि इसकी जड़ें भारत में नहीं बल्कि उन विचारों में थी जो उस समय पूरी दुनिया में हलचल मचा रहे थे। ये सब शुरू हुआ एक विचार से, कार्ल मार्क्स के विचार से, कि इतिहास असल में अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई है और इस व्यवस्था को बदलने के लिए कभी-कभी हिंसा भी जरूरी हो जाती है। यही विचार रूस में लेनिन और चीन में माओ की क्रांतियों की आग बने और इसी आग की एक चिंगारी भारत भी आ पहुंची। और देखिए, माओ से तुम का ये जो विचार था ना कि सत्ता बंदूक के दम पर ही मिलती है, ये भारतीय कट्टरपंथियों के लिए एक तरह से मूल मंत्र बन गया। चारू मजूमदार जैसे नेताओं का ये पक्का मानना था कि बदलाव का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, सशस्त्र क्रांति। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी। चारों मजूमदार ने तो बाकायदा अपने ऐतिहासिक 8 दस्तावेजों में क्रांति का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। इसमें साफ साफ लिखा था कि कैसे साधारण हथियारों से वर्ग शत्रुओं को खत्म करना है, गांवों पर कब्जा करना है और फिर धीरे धीरे शहरों को घेरना है। तो अब तक तो हमने बात की विचारों की, आइडियोलॉजी की। अब चलते हैं उस एक घटना पर जिसने इस वैचारिक बारूद में सचमुच आग लगा दी। कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से। यहाँ एक आदिवासी किसान थे, बिमल किसान। उन्होंने अदालत में अपनी जमीन का केस तो जीत लिया, लेकिन जब वो अपनी ही जमीन पर खेती करने गए तो जमींदार के लोगों ने उन्हें पीटकर भगा दिया। मतलब कानून ने तो उनका साथ दिया, लेकिन असलियत में सिस्टम उनकी रक्षा नहीं कर पाया। और यहीं से हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। बिमल किसान की मदद के लिए स्थानीय कम्युनिस्ट नेता आगे आए और उन्होंने जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। तनाव इतना बड़ा कि आदिवासियों ने तीरों से एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी और जवाब में पुलिस की फायरिंग हुई। 11 लोग मारे गए, जिसमें 9 महिलाएं और 2 बच्चे थे। एक छोटा सा विरोध अब एक खूनी संघर्ष में बदल चुका था। और बस इसी गांव के नाम पर इस पूरे आंदोलन का नाम पड़ गया नक्सलवाद। एक स्थानीय विद्रोह से पैदा हुआ ये शब्द अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की पहचान बनने वाला था। अच्छा, सरकार ने इस पहले विद्रोह को तो बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में ये आंदोलन एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक शक्ल में फिर से खड़ा हो गया। इस बार लीडरशिप थी कोंडापल्ली सीतारमैया के हाथ में और उन्होंने बनाई पीपल्स वॉर ग्रुप यानी PWG। और इस बार उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने गांव को छोड़ा और अपना नया ठिकाना बनाया घने दुर्गम जंगलों को, ऐसी जगहें जहां सरकार की पहुंच लगभग थी ही नहीं। और उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही स्मार्ट थी। वो सिर्फ जंगलों में छिपे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों का दिल जीत लिया। कैसे? उन्होंने गोंडी जैसी लोकल भाषाएं सीखी, वन उपज के बेहतर दाम दिलवाए, भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दी। मतलब जहां जहां सरकार फेल हो रही थी, वहां वहां वो मसीहा बनकर उभर रहे थे। इस बात को समझने के लिए ये उदाहरण देखिए। तेंदू के पत्ते 100 बंडल की कीमत पहले थी सिर्फ 4 रुपए। नक्सलियों के आने के बाद वही कीमत हो गई 25 रुपए। ये एक सीधा सीधा ठोस फायदा था, जिसने आदिवासियों की वफादारी को और भी पक्का कर दिया। और इसी समर्थन के दम पर नक्सलियों ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने एक विशाल इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया और एक तरह से राज्य के अंदर ही अपना एक अलग राज्य बना लिया। ये आंकड़ा देखिए जरा, 92,000 वर्ग किलोमीटर। अपने पीक पर रेड कॉरिडोर इतना बड़ा था। सोचिए कितना बड़ा इलाका था ये, जहां भारत सरकार का कंट्रोल लगभग खत्म हो चुका था।
वो इसे कहते थे जनताना सरकार, यानी जनता की सरकार। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं थी, उनकी अपनी अदालतें थीं, अपने स्कूल थे, यहाँ तक कि बिना ब्याज के लोन देने वाले बैंक भी थे। वो बिजनेसमैन से टैक्स वसूलते थे और नौजवान आदिवासियों को अपनी फौज में भर्ती करते थे। एक तरह से उन्होंने सरकार के हर काम को हाईजैक कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर चढ़ाई के बाद एक ढलान आती है। ये आग भी हमेशा नहीं जल सकती थी, धीरे धीरे ये बुझने लगी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। वो कौन से कारण थे, अंदरूनी और बाहरी, जिन्होंने इस आंदोलन की कमर ही तोड़ दी। और देखिए, पतन का एक सबसे बड़ा कारण था कथनी और करनी का फर्क। एक तरफ तो वो गरीबों और शोषितों की लड़ाई लड़ने का दावा करते थे, और दूसरी तरफ, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, उनके बड़े बड़े नेता दिल्ली में लग्जरी फ्लैट खरीद रहे थे, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए लाखों रुपए दे रहे थे। जिस वर्गहीन समाज की वो बात करते थे, वो सिर्फ एक दिखावा था। इस पाखंड ने ही उनकी नींव को खोखला कर दिया। और ठीक इसी समय सरकार ने भी एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, एक बहुआयामी रणनीति अपनाई। एक तरफ तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज किए, दूसरी तरफ शहरों में उनके अर्बन नक्सल नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया। नोटबंदी ने उनके फाइनेंस को तोड़ दिया, और साथ ही आदिवासी इलाकों में विकास के काम और सरेंडर पॉलिसी ने भी उनकी कमर तोड़ने में बड़ा रोल निभाया। तो इन सब वजहों का नतीजा ये हुआ कि जो आग एक समय पर पूरे देश में फैलती दिख रही थी, वो अब सिमटती जा रही है। ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। देखिए, 2010 में 180 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, और आज ये संख्या घटकर सिर्फ 18 रह गई है। ये एक जबरदस्त गिरावट है। सरकार का लक्ष्य है 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना। तो सवाल ये है कि क्या हम वाकई इस 50 साल पुराने खूनी संघर्ष के अंतिम अध्याय को अपनी आंखों से देख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।